Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 12th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 मार्च 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर आकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिलेगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, मतलब कि इस चैनल का लिंक दे रखा है डायरेक्टली। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली ढेर सारे डिजिटल नोट्स, और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग को मैप में किसी कंट्री को नहीं देखना है, आज आपको मैप में जाकर देखना है अरलसी को। तो ये अरलसी कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है, कौन सी कंट्री के पास है, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैप में देखना और फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेज नंबर 1 है। तो पेज नंबर 1 पे आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल बात करता है कोवैक्सीन के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को मालूम है कोविड-19 की ये जो वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन। इंडिया के अंदर दो वैक्सीन है बेसिकली जो पॉपुलर हैं कोविड-19 के लिए, वो है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। ठीक है, और ये जो कोवैक्सीन है इसको किस कंपनी ने बनाया है, इसको बनाया है हैदराबाद में कंपनी है भारत बायोटेक लिमिटेड। इस कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाया है, याद रखना इस चीज़ के बारे में। नाउ यहाँ पे न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो न्यूज़ के अंदर बोला ये जा रहा है कि ये जो इंडिजीनियस वैक्सीन है जिसको हम लोगों ने डेवलप किया है, ये क्लियर कर दी गई है इमरजेंसी यूज़ के लिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर कोविड-19 के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। देन उसी को देखते हुए यहाँ पर इसका इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको क्लियर करा गया है। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। उसके बाद यहाँ पर कहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं वो छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे आप लोग देख पाओगे कोविड-19 के केसेस महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। और ये जो केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे दो लेसन सीख सकते हैं हम लोग। क्या? सबसे पहले तो इस वायरस को फॉर ग्रांटेड मत लेना, हल्के में बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी केसेस वापस से इंक्रीज होने चालू हो सकते हैं। उसके बाद क्या दूसरा लेसन क्या है, वी नीड टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एविल आवरसेल्व्स। जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि होता क्या है हम लोग लापरवाही करने लगते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जैसी भी चीज़ें थी वैसे हम लोग को वापस से चलना पड़ेगा जब तक हमें नहीं पता चल जाता हमारे पास एक ठोस वैक्सीन है। और प्लस हम लोग जो केसेस हैं वो लगातार डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, अभी बीच में डिक्रीज़ हो रहे थे लेकिन काफ़ी हद तक लापरवाही दिखाई गई है, उसकी वजह से वापस से केसेस इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, आप देख पाओगे 60% जो नए केसेस निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से निकलते हुए आ रहे हैं। हालांकि केरला वगैरह में भी काफ़ी हद तक ये केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल अबाउट द वैक्सीन। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला है जो कि आपके पढ़ने लायक है। बात ये करी जा रही है, अब क्वाड की समिट है तो जो हमारे पीएम है वो अटेंड करेंगे पहली क्वाड की समिट। कब? आज होने वाली है ये 12 मार्च को। ठीक है, तो ये क्वाड की समिट है। नाउ ये क्वाड क्या है, इसका सम्मेलन होने वाला है। ये क्वाड है बेसिकली 4 कंट्री का ग्रुप, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है बेसिकली। ये बनाया गया था, ये पहली बात आपको ये याद रखना है, ये आइडिया किसके द्वारा लाया गया था। ये जापान के जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे नाम था उनका, पहले प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आज के टाइम पर कोई और हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा ये आइडिया लाया गया था कि हाँ इसको ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए ताकि हम लोग चाइना को काउंटर कर पाएँ, क्योंकि चाइना अपना एग्रेशन दिखाता है काफ़ी ज़्यादा। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में। तो उसको टैकल करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया था। तो आज के टाइम पर ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था सन 2020 के अंदर, यानी पिछले साल भी काफ़ी पॉपुलर था ये ग्रुप। ठीक है, नाउ आज भी यहाँ पर क्या है, इसकी समिट है, तो उसी की वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। तो आप देख पाओगे ये बोला जा रहा है क्या क्या बातचीत होने वाली है इस सम्मेलन के अंदर। तो ये जो कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बातचीत होगी, या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे चारों कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करके चल सकते हैं, उसके ऊपर ये मुद्दा उठाया जाएगा।
क्लाइमेट चेंज की तो डेफिनेटली बात होने वाली है। क्लाइमेट चेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आज के समय का, क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह देखने को मिलती है अपने कंट्रीज़ के अंदर, और यहाँ पे पॉल्यूशन एक तरीके से फैला रही है कंट्री, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रही हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन वगैरह काफ़ी हाई लेवल पर पहुँच चुका है। अगर हम बात करें चाइना, यूएसए, इंडिया, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा टॉप के ऊपर चलते हैं, तो उसके ऊपर जिक्र करा जाएगा क्लाइमेट चेंज से कैसे टैकल करेंगे। तो ये सारी बातें होने वाली है। और इस मीटिंग में, इस सम्मेलन में कौन कौन आने वाला है? हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं। यूएस के प्रेसिडेंट, यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत आ गई है, पहली बार मैंने देखा है, हिंदू में स्पेलिंग गलत आई है। जो बाइडन आ गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम पीएम आ गए स्कॉट मॉरिसन, और जापानीज़ पीएम है योशिहिदे सुगा। तो ये लोग हैं जो कि आज के इस समिट के अंदर अटेंड करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको देखना है, ये तो जो ये जो बाइडन है, इनका पहला मल्टीलेटरल ये एंगेजमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद ये पहला आप कह सकते हो एंगेजमेंट होने वाला है किसी समिट के अंदर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आज का थंबनेल आपने देखा ही होगा, ये वाला टेम्पल लगा रखा है आज के थंबनेल के अंदर। कल आप लोगों को मालूम था कि महाशिवरात्रि है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे उसी के बारे में बताया गया। जो ये टेम्पल है, ये कौन सा टेम्पल है? लिंगराज टेम्पल। तो यहाँ पे महाशिवरात्रि का फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से मनाया गया है। ये भुवनेश्वर के अंदर है, ठीक है। तो अब करना क्या है, आप लोग को इस टेम्पल के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, और ठीक है, इसकी डिटेलिंग वगैरह पढ़नी है, कैसा आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ठीक है, अच्छे से ये सब पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर के बेसिकली ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक बन जाता है आपका, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पेज नंबर 5 पे एक छोटी सी न्यूज़ है, वही कोविड-19 के बारे में बताया है। महाराष्ट्र के जो आज के बात करें तो केसेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं, और वहाँ पर फ्रेश केसेस लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 पर। अब कहोगे सर बीच में सारे पेज गायब कर दिए, तो पेज में जो पेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो पेज आते हैं जो एडिटोरियल और अपोजिट टू एडिटोरियल होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग वीडियो के लास्ट में। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे में एडिटोरियल भी कम आते हैं, वो बेसिकली एडिटोरियल आज के लिए कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एक दो एडिटोरियल हैं उनको देखेंगे, प्लस जो अपना पिछला वाला एक एडिटोरियल है उसको भी कवर करेंगे आज ही इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो यहाँ पे पेज नंबर 8 पे आप लोग देख पाओगे वही सेम चीज़ जो हमने पेज नंबर 1 पे डिस्कस किया। 60% न्यू कोविड के केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र से रिकॉर्ड करे जा रहे हैं लगातार जो है, और प्लस केरला, पंजाब, यहाँ सब में काफ़ी बुरी हालत है इन केसेस को लेकर। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको याद रखना जो भी हमने डिस्कस किया है। पीएम अटेंड कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड समिट ऑनलाइन टुडे। तो ये ऑनलाइन यानी वर्चुअल समिट होने वाला है, नॉट फिजिकल। नाउ आते हैं पेज नंबर 9 पर। तो आप देखोगे ये आर्टिकल से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला आता है, यहाँ पर बेसिकली अगेन आईटी रूल के बारे में डिस्कशन करा गया है। आईटी रूल के बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, चलो थोड़ा सा और पढ़ाऊँगा। इसमें बात क्या करी गई है, जो हमारे आप कह सकते हो ये जावेदकर जी हैं, ठीक है। ये जावेदकर जी कौन है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। इनका नाम, पूरा नाम प्रकाश जावेदकर है। ये मीट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया आउटलेट से। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि देखो बहुत सारे आप कह सकते हो फर्म्स हैं जिनके द्वारा ये पिटीशन डाला गया है। बोला गया है कि जो ये आईटी रूल्स हैं ये कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। अब ये कौन कौन सी आप कह सकते हो फर्म्स आप देख पाओगे, इंडिया टुडे हो गया, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एबीपी, और यहाँ पे दैनिक जागरण। ये सारे जो आप कह सकते हो डिजिटल न्यूज़ हैं, ये सब न्यूज़ आउटलेट्स हैं। ये द वायर और द न्यूज़ मिनट, ठीक है, ये सब हमारे डिजिटल न्यूज़ हैं। अब ये जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं इनके द्वारा इनके द्वारा ये कहना है कि ये लोग चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से जो आईटी रूल है उसको, कि आईटी रूल कहीं ना कहीं चीज़ों को वॉयलेट कर रहा है, पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और ये जो आईटी रूल हमारी सरकार के द्वारा लाया गया है, इस रूल का नाम क्या है? इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इस रूल का नाम है, आपको ध्यान रखना है, नाम भले ही लंबा है लेकिन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में तो याद करके जाना ही है, और डेफिनेटली इसको रटना है, पूरी तरह से याद कर लो इस नाम को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये रूल लाया गया, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है इस रूल के प्रति, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप देख पाओगे। अब यहाँ पर बेसिकली जो ये फर्म्स वगैरह ये सब क्या कहना है, इन लोगों का कहना यह है कि जो भी, जैसे पहले मैं आपको एक रूल के बारे में बता देता हूँ। जो ये आईटी रूल है बेसिकली हम किस लिए लाए हैं, ताकि जो सोशल मीडिया है या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर हमारे न्यूज़ आउटलेट्स हो गए, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स हो गए, इन पे जो कंटेंट चल रहा है इसको हम लोग किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, वो बेसिकली इस रूल के अंदर बताया गया है। जैसे सोशल मीडिया हो गया,
इसके जैसे कौन कौन से ऐप हो गए आप लोगों को मालूम होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ये सब सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, ट्विटर। तो इन सब पे काफ़ी हद तक फेक न्यूज़ देखते हैं हम लोग, तो उसको कंट्रोल करेंगे हम लोग इस रूल का इस्तेमाल करके। और उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स पर जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो इस पर सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग रेगुलेट करेंगे इस रूल से। और उसके बाद न्यूज़ चैनल पे भी काफ़ी हद तक फेक न्यूज़ वगैरह देखने को मिलती हैं, तो इन सब को हम लोग रेगुलेट करेंगे इस रूल के, ठीक है, इस रूल का यूज़ करके। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स हैं, बहुत सारे आप देख सकते हो कि ये जितने भी न्यूज़ आउटलेट्स वगैरह हैं, इनके द्वारा ये कहना है, ये कहीं ना क्या करता है, लोगों का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोगों के पास फंडामेंटल राइट है कि वो खुलकर अपनी बातचीत कर सकते हैं, खुलकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं वॉयलेट करते हैं ये सारे IT रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है फर्म्स के द्वारा। नाउ इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा आप देख पाओगे इन्होंने रिट्रेट किया, बार बार यही बोला है मीटिंग में, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग हुई थी काफ़ी सारे लोगों की, ठीक है, ये लोग नहीं थे फिलहाल मीटिंग में, इनको इनवाइट ही नहीं किया था, इनको इनवाइट ही नहीं किया गया था डिस्कशन के लिए। नाउ अब यहाँ पे मीटिंग के अंदर इन्होंने ये भी बोला कि जो ये नए रूल हैं ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर के ऊपर कि सारी चीज़ आपको हैंडल करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी बातें बोली गई हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर, अगेन वायरस से रिलेटेड एक अपडेट। क्या बोला जा रहा है, वन ईयर ऑन वायरस स्टिल हैज़ अपर हैंड, मतलब क्या है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आपके लिए, देखो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, बट फिर भी क्या है ना कि काफ़ी हद तक हम लोग आर्टिकल कवर करते हैं जो कि अपनी नॉलेज के लिए ज़रूरी हैं। न्यूज़पेपर पढ़ लें तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग एक्स्ट्रा, इतनी तो कैपेसिटी है ही, हम लोग एक्स्ट्रा 5-6 आर्टिकल पढ़ लें, है ना। चलो अब यहाँ पर बात वैसे करी गई है, साल भर निकल गया है, पूरा साल निकल गया लगभग 2020-2021 पूरा का पूरा, किस में, कोविड-19 पैंडमिक में, वायरस में। लेकिन वायरस अभी भी ज़िंदा ही है, अभी भी जो है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस ही बात है, इसमें इंक्लूड करा गया है वही सारी चीज़ें कि महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, यहाँ सब में डेली बेसिस पे अभी केसेस देखने को मिल रहे हैं। और ये कहानी स्टार्ट हुई थी पिछले साल, अभी तक ये कहानी जारी है, और देख पाओगे काफ़ी लोगों की डेथ हुई है इस वायरस में, काफ़ी लोग परेशान हुए हैं। अगर हम बात करें लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी परेशानियां पड़ी हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें रिपीटेडली जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हो, और आपके किसी काम का भी इतना नहीं रह गया है, तो आपको ईजिली आप जो है स्किप कर सकते हो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है ये वाला, यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया और जापान के बारे में बात करी गई है। इंडिया और जापान की जो स्पेस एजेंसीज़ हैं वो अपने टाइज़ को रिव्यू कर रही हैं, जो इनके आपस में रिलेशंस हैं, ठीक है, मतलब आपस में कोलैबोरेशन कर रही हैं। अब किस किस चीज़ को लेकर यहाँ पे बात करी जा रही है, बेसिकली थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, अब हम पढ़ेंगे। तो जो इंडिया और जापानीज़ की स्पेस एजेंसी हैं, थर्सडे में इन्होंने रिव्यू करा कि आपस में मिलकर ये कोऑपरेशन करेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन को लेकर, ठीक है, यानी स्पेस एजेंसीज़ में ये क्या करेंगे, आपस में कोऑपरेशन करने वाले हैं। इंडिया और जापान मिलकर जो भी स्पेस के मिशन होंगे वो साथ में मिलकर करेंगे, जैसे कि लूनर कोऑपरेशन हो गया, इसमें कोऑपरेट करेंगे। सैटेलाइट नेविगेशन, तो सैटेलाइट्स वगैरह जब भी लॉन्च वगैरह करी जाएगी, बेसिकली स्पेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं उसमें कोऑपरेशन में रहकर ये लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, कौन कौन है, इंडिया और जापान। उसके बाद आप लोगों को ये भी देखना है कि इन सब चीज़ों के अलावा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस या फिर प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया, इनके अंदर भी ये लोग काम करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये पहले ही एक बायलैटरल मीटिंग हो चुकी है, किस किस के बीच में, इसरो के बीच में। इसरो कहाँ पर है, इंडिया के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी है। प्लस जापान में स्पेस एजेंसी को बोलते हैं जैक्सा, ठीक है, ये क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो आपस में मिलकर इनकी ऑब्वियस सी बात है पहले ही मीटिंग हो चुकी है, पहले ये लोग बायलैटरल मीटिंग काफ़ी बार हुई भी है, तो इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे भी हैं। तो ऑब्वियस ही बात है ये जो इंडिया और जापान है ये आपस में मिलकर पहले से ही काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें जॉइंट लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को लेकर, और आने वाले टाइम पे ये और भी मिशन के ऊपर काम करने वाले हैं, जैसे कि इनका मकसद ये है कि ये लैंड और रोवर को भेजें कहाँ पर, मून के साउथ पोल पे। साल 2020 तक ये मिशन है जो कि आपस में मिलकर इंडिया और जापान करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आर्टिकल, आपको ध्यान रखना है कौन कौन है आपस में, ये इंडिया और जापान हैं जो कि काम साथ में कर रहे हैं, कहाँ पर, मून मिशन के ऊपर, ठीक है। चलो
यहाँ पे हो गया ये वाला आर्टिकल ख़त्म। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। यहाँ पे ये वाला आर्टिकल बात करता है किस चीज़ के बारे में, सेल्फ रिलायंसी के बारे में। सेल्फ रिलायंट इंडिया इज़ गुड फॉर वर्ल्ड। सेल्फ रिलायंट क्या होता है, बेसिकली आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अभी आप लोगों को मालूम है साल 2020 में इसका कॉन्सेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर आए थे। तो अभी यहाँ पर फिलहाल आप देख पाओगे इस यहाँ पर क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बुक रिलीज़ करी है। इसके अंदर 21 स्कॉलर्स ऑन गीता, यहाँ पे आप कह सकते हो कमेंट्रीज करी गई है 21 स्कॉलर्स के द्वारा गीता के ऊपर। तो ये जो बुक है आप हाथ में देख रहे हो, इनके द्वारा ये बुक रिलीज़ करी गई है और इसके अंदर काफ़ी कुछ तारीफ़ें करी गई हैं आत्मनिर्भर भारत को भी लेकर। तो आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने थर्सडे में जो है एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का आप कह सकते हो जो वर्ल्ड है इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे इस चीज़ का भी काफ़ी हद तक जिक्र करा गया है इस बुक के अंदर और इस बुक को लॉन्च करा गया है। नाउ यहाँ पे क्या है, इन्होंने रिलीज़ करा है किंडल वर्जन किसका, स्वामी चिदभवान सॉरी एक सेकेंड, स्वामी चिदभवानंदा बुक ऑन द सब्जेक्ट अकोर एट आत्मनिर्भर भारत। तो ये बुक लॉन्च करी गई है किंडल वर्जन स्वामी चिदभवानंदा की। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट है आत्मनिर्भर भारत इज़ टू क्रिएट वेल्थ वैल्यूज़ ओनली फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर द लार्जर ह्यूमैनिटी। मतलब क्या है, जो आत्मनिर्भर भारत का भी हम लोग स्टेप उठाकर लेकर आए थे, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर हम चल रहे थे, इसका मेन मकसद क्या है, वेल्थ क्रिएट करना, ठीक है, पैसा बनाना लोगों के लिए और अपने लिए पैसा बनाना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अपने आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको बाहर बेचेंगे, तो उससे हम वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है वेल्थ क्रिएट करने का काम तो है ही आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन साथ साथ जो हमारी ह्यूमैनिटी है उसके लिए भी यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद बोला गया जो कोविड-19 पैंडमिक का जिक्र करा गया, इसके अंदर आप देख पाओगे काफ़ी सारी कंट्रीज़ जूझी है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर वैक्सीन बनाया है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ने वैक्सीन बनाने के बाद भी क्या है, अपने आप को देनी तो स्टार्ट करी है, लेकिन साथ में पूरे दुनिया को देने के लिए यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंडिया ने अपनी वैक्सीन्स को पहुँचाया है, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करा गया इस पर्टिकुलर बुक के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ओके, बेसिकली किस चीज़ का जिक्र करा गया है, आत्मनिर्भर भारत का। तो आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, आत्मनिर्भर भारत प्लस ये बुक। ठीक है, और ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेज नंबर 11 और 12 हमेशा की तरह जो है ये एडवर्टीजमेंट पेज है, तो आप लोग इजीली इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, एक मैंने लेक्चर लिया था वेल के ऊपर, तो ये देखोगे ये वेल है, इसको हम लोग बोलते हैं वेल शार्क। ठीक है, हालांकि ये न्यूज़ में यहाँ पर क्यों थी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ओडिशा में ना इस शार्क को बचाया गया था और इस शार्क के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, यहाँ पे ऐसे ही चलते चलते देखने को मिल गया ये। ठीक है, ओडिशा में इसको बचाया गया था, तो फिर ये आपके कह सकता हूँ ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप जाकर सर्च कर सकते हो उसका साइंटिफिक नेम क्या है इस शार्क का, किस हैबिटेट में रहती है। हाँ, और यहाँ पर ये जो शार्क है ये मीट वगैरह नहीं खाती है, मेरे ख्याल से प्लैंकटन खाती है। हाँ, प्लैंकटन्स क्या होते हैं, बेसिकली आप कह सकते हो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी के अंदर देखने को मिलते हैं, वो ये चीज़ें बाइट करती है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था पहले, अब थोड़ा बहुत याद है अभी भी। चलो उसका आता है पेज नंबर 13 के ऊपर। तो वर्ल्ड सेक्शन पे देखेंगे, खैर इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के हैं नहीं। यहाँ पे सबसे पहले तो बात तो चाइना के बारे में करी गई है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है बेसिकली एक बार नज़र मार लेते हैं। चाइना की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, जैसा कि हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रख चुके हैं जब यहाँ पर ये 5 ईयर प्लान चाइना ला रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना लेकर आ चुका है। अब मतलब 5 साल में, आने वाले 5 साल में 2021 से लेकर 25 तक चाइना क्या क्या डेवलपमेंट करने वाला है उसके बारे में जिक्र करा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे थर्सडे में इस 5 ईयर प्लान को फॉर्मली अप्रूव कर दिया गया है और ये जो 5 ईयर प्लान है ये 2021 से लेकर 25 तक वर्किंग में रहने वाला है। ये चाइना का 14वां 5 ईयर प्लान है, 14th है। उसके बाद इसका हाइलाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से निकल कर आती है और तिब्बत में उस रिवर को हम लोग यारलुंग ज़ेंगबो रिवर बोलते हैं। तो यहाँ पे यारलुंग ज़ेंगबो रिवर यानी एक तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो चाइना है वो एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहा है इस 5 ईयर प्लान के अंदर। उसके साथ साथ सिचुआन तिब्बत रेलवे यहाँ पर इसके ऊपर डेवलपमेंट करा जाएगा। तो और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है इन 5 ईयर प्लान के अंदर डिस्कस करी गई हैं। ठीक है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने एक छोटा सा आइडिया क्या दे दिया है कि वो जो ब्रिज वाला एरिया, सॉरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला एरिया है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के अंदर वो ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाती है प्लस, लेकिन अगर तिब्बत के अंदर अगर हम बात करें तो वो यारलुंग ज़ेंगबो रिवर कहलाती है। वहाँ पर जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। ओके,
तो नाउ उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं आज के टाइम पर, जो बाइडन, इन्होंने एक कोविड 19 रिलीफ का बिल पास किया है और वो है 1.9 ट्रिलियन डॉलर, नॉट बिलियन, ये ट्रिलियन डॉलर है। इतना रुपए का यहाँ पे ये आप कह सकते हो कोविड 19 से आप कह सकते हो आराम देने के लिए, एक तरीके से कोविड 19 से टैकल करने के लिए यह बिल पास करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे खैर आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। नाउ यहाँ पे आज के लिए हमारे लिए कोई आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इजीली इसको स्किप कर सकते हो। यानी आज का फ्राइडे के दिन में बहुत कम ही आर्टिकल आए थे जो कि आपके पढ़ने लायक थे। नाउ चलो अब चलते हैं अपने एडिटोरियल्स की तरफ। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये जो पेज नंबर 6 है, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। यहाँ पे आप देख पाओगे कि आर्टिकल सारे पॉलिटिक्स रिलेटेड हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही आर्टिकल आपके लिए यहाँ पर ये काम का मिला है, वो है ये वाला, और इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जाननी है। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन में आपको आप कह सकते हो आराम मिल गया है आप लोगों को, ज़्यादा कुछ है नहीं। हमारा एक पहले का आर्टिकल रह गया है, उसको भी हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे इस आर्टिकल के बाद। अब यहाँ पर क्या बात करा गया है, वर्किंग टूवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस इन एन नॉन आइडियल वर्ल्ड। आज के टाइम पे आप देखोगे, देखो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। टॉप की कंट्रीज़ जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो एमिट करती हैं, कार्बन एमिशन करती हैं, वो टॉप की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये टॉप की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करा गया है। आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो इलेक्शन हुआ है जो बाइडन का, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी आप कह सकते हो फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर। जो बाइडन से पहले कौन से प्रेसिडेंट थे, वो थे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। इनफैक्ट जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, जो कि काफ़ी कंट्रीज़ ने मिलकर साइन किया था कि वो लोग आने वाले टाइम तक कार्बन एमिशन को कम करेंगे, तो उसके अंदर से भी जो बाइडन बाहर निकल गए थे। उनका कहना था कि जो प्रकृति है वो अपने आप सारी चीज़ें संभाल लेती है, उनके खुद के द्वारा ये ट्वीट करा गया था। ठीक है, लेकिन जो बाइडन इन चीज़ में बिलीव करते हैं और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये काफ़ी अच्छे से फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग देख पाओगे वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नाउ यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन है कि जो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, ये कब हुआ था ये एग्रीमेंट, प्लस कितने नेशंस ने मिलकर इस एग्रीमेंट को किया था, ये एक बार ज़रूर पढ़ना और आकर कमेंट करना ज़रूर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब अगर हम बात करें यूएस के मूव की, अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर बराक ओबामा के टाइम पर ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस अकॉर्ड हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है जो बाइडन वो सॉरी डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप जो है इस एग्रीमेंट से बाहर आ गए थे। लेकिन आज के टाइम पर देखोगे तो जो बाइडन अगेन इस एग्रीमेंट के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा फोकस है क्लाइमेट चेंज को लेकर, पोल्यूशन को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर इनका कहना है, और इससे अच्छा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अब ज़्यादा दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है, ऑब्वियस ही बात है इंडिया को थोड़ा बहुत नुकसान क्या होगा, क्योंकि इंडिया भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कार्बन एमिशन करता है, कोल वगैरह बर्निंग देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, काफ़ी हद तक ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, इंडिया को भी अपनी चीज़ें जल्दी से जल्द बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस काफ़ी हद तक देखने को मिलती हैं एटमॉस्फेयर में। बहुत सारे एमिटर्स जो हैं, मेजर एमिटर्स की बात करी गई है, बेसिकली कौन कौन से हो गए, यूएसए हो गया जो कि ये एमिट करता है, चाइना हो गया जो कि ये कार्बन एमिट करता है, इंडिया हो गया, तो ये मेजर एमिटर्स हो गए। आप देख पाओगे इनकी जीडीपी भी काफ़ी है, प्लस ये लोग जीडीपी के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस का भी काफ़ी हद तक ये आप कह सकते हो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन नहीं कह सकते, एक तरीके से एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए एक एग्रीमेंट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि जो ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते हैं, जो पोल्यूशन कर रहे हैं आज के टाइम पर, ये ज़ीरो कर देंगे, ये ज़ीरो कर देंगे 2050 तक। ठीक है, लेकिन चाइना जो है, चाइना थोड़ा लेट करेगा। चाइना ने बोला है कि ये लोग 2060 तक जो है 2060 तक जो है इसको ये लोग क्या करेंगे, ज़ीरो एमिशन कर देंगे। यानी कि जो अभी कार्बन एमिशन कर रहे हैं ये लोग, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन कर रहे हैं, इसको ये कम कर देंगे। लेकिन अभी टारगेट ये है 2050 तक। एकदम से तो ये बंद नहीं कर सकते ना, एकदम से ये पोल्यूशन नहीं कंट्रोल हो सकता ना। फिलहाल यहाँ पे अभी टाइम दिया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये दो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट थे आपके इस आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये क्या एग्रीमेंट है इसके बारे में डिटेल में ज़रूर देख लेना। ये कब, मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा है, ये कब हुआ था एग्रीमेंट, प्लस कितने नेशंस ने मिलकर इस एग्रीमेंट को किया था, ये आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छे से। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अभी यहाँ पे यूएसए निकल गया था इस एग्रीमेंट से, अब यहाँ पर वापस से इसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा। नाउ अपना जो पहले का एडिटोरियल है उसके ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 4 तारीख के एडिटोरियल्स हैं। इन सभी एडिटोरियल्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, एक लास्ट का एडिटोरियल रह गया था हमारा, तो उसको भी आज हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल रह गया था हमारा। यहाँ पर क्या बात करी गई है, क्लाइमेट एंड कॉन्शियसनेस के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला गया, बेसिकली अगेन जो अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया है क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसी से ये रिलेट कर सकते हो, यानी कि अच्छे दिन पर हमने इस आर्टिकल को चूज़ किया है। ये ऊपर वाले की मर्जी थी कि आज हम इसको डिस्कस करें। ये आपस में दोनों रिलेटेड हैं आर्टिकल हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये भी क्लाइमेट चेंज को लेकर है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है। ठीक है, तो आप अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। चलो यहाँ पे क्या बात करी गई है, अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा था उत्तराखंड के अंदर काफ़ी बड़ा डिजास्टर आया था, नंदा देवी ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था। ठीक है, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी गई थी और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। उसके साथ यहाँ पे बताया गया टेक्सास, टेक्सास में जो है, टेक्सास के अंदर भी काफ़ी हद तक कोल्ड स्वैप देखने को मिला, यानी कि काफ़ी हद तक ठंड बढ़ गई थी, जहाँ पे ठंड नहीं बढ़नी चाहिए वहाँ पे ये ठंड बढ़ती हुई नज़र आई है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन। और आप लोग यहाँ पर देख पाओगे इन सब चीज़ों को देखते हुए जो यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनका क्या कहना है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो ये बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया है कि जो ये उत्तराखंड के अंदर डिजास्टर आया है, टेक्सास के अंदर काफ़ी हद तक ये बर्फीली ठंड चल रही है, ये कोई क्लाइमेट चेंज सॉरी ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये है एक्ट ऑफ ह्यूमन। ये ह्यूमन के द्वारा ये सब करा गया है और ये ह्यूमन ही इन सब चीज़ों को कर रहा है, तो इसको एक्ट ऑफ ह्यूमन बोला गया है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इसमें बताया गया जो उत्तराखंड के अंदर 2013 के अंदर जो फ्लड आया था उसको भी बताया गया है कि ये कोई नई कहानी नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से चीज़ें आ रही हैं चलती हुई। उसके बाद आप देख पाओगे केदारनाथ के अंदर जो ये चीज़ें, ये पूरा का पूरा डिजास्टर हुआ था, तो ये डिजास्टर काफ़ी टाइम पहले से चलते हुए आ रहे हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके पीछे भगवान का हाथ नहीं, इसके पीछे है इंसान का हाथ, इंसान के कर्म हैं, और यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पर बताया गया है। आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम पर अपना आप कह सकते हो कितनी स्पीड पकड़ चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुकी है। तो वो सब क्लाइमेट चेंज है, और वो सब क्लाइमेट चेंज कौन कर रहा है, वो सब हम कर रहे हैं। हम लोग एनवायरमेंट बर्बाद कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ वगैरह डेली बेसिस पे कट रहे हैं, इतने ज़्यादा पेड़ ज़्यादा कट ज़्यादा रहे हैं, लगाए कम जा रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे हम लोगों ने मिलकर एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया था, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। इसके अंदर सारी कंट्रीज मिलकर क्या करेंगी, जो भी ये ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी ये कार्बन को एमिट कर रही हैं, उसको हद से हद कम कर देंगी। और यहाँ पे टारगेट दिया है 2050 तक ये कंट्रीज कम करेंगी, लेकिन चाइना जो है ये 2060 तक जो है कंट्रोल करने वाला है इस पूरे के पूरे कार्बन एमिशन को। ये हमने अभी के अभी डिस्कस किया, तो आप एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप देख पाओगे उत्तराखंड के अंदर वापस से ये चीज़ें दोहराई गई हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है, काफ़ी बर्बादी हुई है, काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं ये, इनसे लोगों की जान जा रही है। तो आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर स्टेप तो उठाना पड़ेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है टाइमली क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। तो ये जो क्लाइमेट एक्शन है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब यहाँ पर ये इसके ऊपर हम लोग को स्टेप उठाना पड़ेगा। और वो कैसे उठा सकते हैं, सबसे पहले जो कार्बन एमिशन है, आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग है, इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जो आज के टाइम पे हम लगातार पेड़ पे पेड़ काट रहे हैं, उन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, ताकि हम लोग आगे जाकर चीज़ों को, ये आने वाला टाइम जो हमारा फ्यूचर है वो आराम से गुजर सके। नहीं तो अभी ये छोटे छोटे डिजास्टर्स हैं, ये सब ट्रायल की तरह हैं, आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।